हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए हिस्ट्री थर्ड ईयर 1929 से लेकर 1933 के बीच विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के ऊपर हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रही है डीयू हो चाहे इग्नू सोल जैसे कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा हमारा ये 5वां पार्ट होगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं 1929 से लेकर 1933 के बीच विश्वव्यापी आर्थिक मंदी क्यों हुई थी। तो हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, आपको याद रखना कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें बहुत सारे देश एक दूसरे गुट में शामिल हो रहे थे और कहीं ना कहीं जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो आर्थिक मंदी आई और कई देशों को इसका सामना करना पड़ा। तो वही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी देशों ने अपनी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जिन देशों ने भाग लिया था उनमें लगभग सभी देशों को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। करोड़ों लोग प्रभावित हो उठे, करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग अपंग हो गए, करोड़ों लोग बेघर भी हो गए थे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि 1929 में अचानक परिस्थितियों में बदलाव कैसे आया। तो जो हमारा विश्व युद्ध जो था हमारा वो भीषण युद्ध हुआ था। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना ज्यादा विश्वव्यापी युद्ध हुआ था कि उस समय आर्थिक संकट आरंभ हो गया था। इस संकट से रूस के अलावा कोई भी देश बच नहीं सका। इस मंदी का जो आरंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क में अचानक से शेयर बाजार में बदलाव आया और शेयर बाजार जो था वो खत्म हो गया। यानी हम बात करें शेयरों का जो मूल्य था अधिक गिर गया था और आर्थिक संकट इतना गंभीर हुआ कि सितंबर 1931 में ब्रिटेन को भी स्वर्ण मुद्रा के संदर्भ में अनेक छूट मांगने पड़े उसको। इसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, भारत, चीन और फ्रांस ने अपनी स्वर्ण मुद्रा को त्याग कर दिया। लेकिन हम बात करें कि जर्मनी ने अपनी मुद्रा को देने से मना कर दिया। तो महामंदी के कारण हम पढ़ते फ्रेंड, सोने का जो असंतुलन जो था, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक मंदी का बड़ा जो कारण है अनेक देशों के पास सोने की कमी थी और युद्ध काल में अमेरिका ने अनेक देशों को ऋण दिया था और इसी कारण ऋण का भुगतान सोने में होने लगा और फ्रांस को क्षतिपूर्ति की राशि भी सोने में मिल रही थी। इस प्रकार अधिकांश सोना अमेरिका और फ्रांस के पास जमा होते रहा और विश्व में सोने की कमी हो गई और मुद्रा में गिरावट आ गई। इसका कारण कृषि उत्पादन का कोई खरीदार नहीं बचा। कारखानों में मशीनों के प्रयोग में जितने भी जो श्रमिक वर्ग थे वो बेकार हो गए थे और देखा जाए तो इससे लोगों की कृषि शक्ति पर काफी हद तक प्रभाव पड़ा। युद्ध के पश्चात 1929 में आर्थिक संकट को ज्यादा बढ़ावा मिला। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। चांदी की सप्लाई बढ़ता गया और विद्वानों का कहना है कि चांदी की सप्लाई बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके कारण अगर देखा जाए तो मूल्य जो था वो बहुत ज्यादा कम हो गया और फलस्वरूप जिन देशों की मुद्रा का आधार जो चांदी था उनकी मुद्रा शक्ति में भी कमी आ गई और आर्थिक मंदी और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। तो यही जो कहानी हम जो पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही बाद धीरे धीरे हमने यूरोप के देशों में देखा, यानी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के बैंक का दिवालिया हो जाना विश्वव्यापी मंदी का एक कारण बना। तो जो ऑस्ट्रेलिया के अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ा जो बैंक था वो दिवालिया हो गया था। उस बैंक का नाम क्या है? क्रेडिट एंड ओस्टांड बैंक था, जो कि ये दिवालिया बैंक हो गया था और इसके कारण अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक संकट आ गई और ब्रिटेन का आर्थिक संकट इंग्लैंड में भी देखने को मिलता है। इस आर्थिक मंदी में इंग्लैंड भी बच नहीं पाया। लंदन में हम बात करें कि लंदन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था, अब व्यापार क्या था वो अस्त व्यस्त हो गया। अगस्त 1936 में फ्रांस अमेरिका के संधि यानी बैंक ने ब्रिटेन के प्रत्येक बैंक को शरण दिया था। अंत में अगर देखा जाए तो आर्थिक संकट कम नहीं हुई थी।
आर्थिक संकट के परिणाम, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समाप्त हो गया। देशों ने राष्ट्र संघ के आदर्शों को भुला दिया। अनेक देशों में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, जैसे हम बात करें इटली, जर्मनी, यूरोप के कई देशों में भी देखने को मिलता है। तो राजनीतिक स्थिरता आ गई थी वहां पर। तो विभिन्न देशों के बीच संदेह और अविश्वास को बढ़ावा मिलता है। महामंदी के कारण पूंजीवादी देशों में भारी क्या था, असंतोष फैल गया था और जनता साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे नष्ट होते गया। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कमी आ गई थी, बेकारी बढ़ गई थी, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे तथ्य, जो कि अभी हमने इसे जस्ट समझा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक संकट के परिणाम क्यों हुए, आर्थिक संकट क्यों आया। महामंदी के प्रभाव, जर्मनी का प्रभाव इस महामंदी का सबसे अधिक जर्मनी पर पड़ा था। उसका जो आय और निर्यात जो था वो धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो गया था। 1932 तक जर्मनी में बेरोजगारी की जो संख्या थी 7 लाख तक पहुंच गई थी और जर्मनी की तत्कालीन जो सरकार थी वाइमर गणराज्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिटलर ने जर्मनी की इस स्थिति का भरपूर लाभ उठा लिया और सरकार को बदनाम कर दिया और उसने मध्य वर्ग तथा बेरोजगारों की सहायता की और 1930 में मार्च में सत्ता पर कब्जा कर लिया और जर्मनी के बैंक आर्थिक संकट के कारण बर्बाद हो गए। क्षतिपूर्ति की रकम देना उसके लिए मुश्किल हो गया था। फलस्वरूप क्या हुआ, हिटलर ने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया और धीरे धीरे हिटलर ने जर्मनी के आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक व्यवस्था में पूर्णतः नियंत्रण कर लिया। देखा जाए तो हिटलर ही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने वाला। तो ब्रिटेन का प्रभाव हम पढ़ लेते हैं कि आर्थिक मंदी ने ब्रिटेन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर दिया। 1925 में ब्रिटेन ने अपनी मुद्रा जो पौंड है का जो मूल्य था ऊंचा कर लिया था इसने, और जिससे क्या था कि अंग्रेजी समाज की चिंता बढ़ गई थी और महामंदी के कारण ब्रिटेन का जो जहाज वाला पानी का जो जहाज था वो उद्योग ठप हो गया था और युद्ध के समय उसके ऊपर भारी कर्ज था। उससे अनेक प्रदेश क्या थे, धीरे धीरे छिन रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र संघ की उदासीनता के कारण हारे हुए देशों में राष्ट्र संघ के प्रति कोई निष्ठा नहीं रही। वार्सा संधि को नष्ट करना चाहते थे। इसी संधि के फलस्वरूप राष्ट्र संघ का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं निर्णय में एकमत का अभाव। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय यह निश्चित किया गया था कि सभी निर्णय सदस्य जो राष्ट्र की सहमति से लिए जाएंगे, किंतु बड़े सभी राष्ट्रों को इस प्रकार वीटो का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो निशस्त्रीकरण की जो समस्या थी, राष्ट्र संघ में विश्व शांति की स्थापना करना था। वो हथियारों को, होड़ को रोकना चाहते थे। सभी राष्ट्रों को शस्त्रों में कटौती करने की सलाह दी थी। किसने दी थी भाई? तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया था, राष्ट्र संघ ने, क्योंकि हथियारों की होड़ तनाव का बहुत बड़ा कारण बन सकती थी। परंतु महाशक्तिशाली देशों ने हथियारों के निर्माण को जारी रखा। महाशक्तिशाली देश कौन से देश थे? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया जैसे देश थे। और राष्ट्र संघ ने अपने उद्देश्य में सफल ना हो सका। यही कारण था कि कहीं ना कहीं ये युद्ध को रोकना चाहता था। तो राष्ट्र जो संघ था वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। सभी के सभी जो देश थे वो हथियारों को बनाने में लगे रहते थे, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। सैनिक शक्ति का अभाव। अगर देखा जाए तो राष्ट्र संघ के पास, स्वयं के पास, यानी राष्ट्र संघ के पास क्या नहीं है भाई? सेना नहीं है। अगर सेना होती तो वो विश्व युद्ध होने नहीं देती। बट अगर देखा जाए तो यहाँ हम पढ़ लेते कि अपने आदेशों को लागू करने के लिए उसके पास कोई सेना नहीं है, नहीं छोटे राष्ट्र पर वो ना ही वो छोटे राष्ट्र पर दबाव डाल सकता, लेकिन बड़े राष्ट्रों पर दबाव डाल भी नहीं सकता, क्योंकि शक्तिशाली देश हैं और कुछ ऐसे शक्तिशाली देश जो थे वो राष्ट्र संघ से अलग हो जाते थे। इसलिए बड़े राष्ट्र मनमाने ढंग से कार्य करते थे, अपने हथियारों को बढ़ावा देते थे। इसलिए राष्ट्र संघ में कमी आ गई। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र संघ द्वारा सुलझाए गए विवाद। 1920 से लेकर अगर देखा जाए तो 1920 से लेकर 1921 में जर्मनी और बेल्जियम में यूक्रेन, नारमंडी के प्रदेशों को लेकर काफी हद तक विवाद था, लेकिन विवाद को खत्म किसने किया? राष्ट्र संघ ने किया। यह प्रदेश बेल्जियम को दिला दिए और मामले का निपटारा भी किया। लेकिन अगर
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। 1931 में पोलैंड और जर्मनी में सीमावाद विवाद हो रहा था। सीमावाद विवाद को भी खत्म किसने करा? राष्ट्रसंघ ने किया। और 1925 में यूनान और बुल्गारिया और यूनान का युद्ध हुआ, तो इस मामले में राष्ट्रसंघ ने यूनान को दोषी ठहराया और युद्ध को खत्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ की अहम भूमिका थी उस समय। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आर्थिक उपलब्धियां। प्रथम विश्व युद्ध में बर्बाद हुए देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रसंघ ने बहुत सारे कार्य किए, समितियां बनाई, वित्तीय समिति का गठन किया इन्होंने। इसी क्रम में आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कर दी। सामाजिक और मानवीय क्षेत्र में उपलब्धियां, राष्ट्रसंघ में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक क्या बनाए थे? संस्था आयोग का गठन किया था, तथा जिनके द्वारा मजदूरों, अल्पसंख्यकों और बीमार आदि जीवन स्तर में सुधार किए जा सकेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी व्यवस्थाओं को बनाने का कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे थॉट्स जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा। आर्थिक मंदी क्यों हुई, किन कारणों की वजह से हुई और राष्ट्रसंघ ने किस तरीके से सुधार लेकर आए। तो देखा जाए तो राष्ट्रसंघ की किस प्रकार से अहम भूमिका थी। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो बेहतरीन अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।